नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। देखिए, अभी आज से मैं जो है विश्व और भारत का भूगोल, साथ साथ हरियाणा का भूगोल भी शुरू करने वाला हूँ। तो मैं जो शुरुआत करूँगा वो ब्रह्मांड से करूँगा। ब्रह्मांड के बाद हम अलग अलग मंडल पढ़ेंगे और उन मंडल के बाद हम धीरे धीरे महाद्वीप, महासागर और फिर हम भारत, और उसके बाद हम हरियाणा का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में मैं कोशिश करूँगा कि आपका छोटे से छोटा जो भी पॉइंट है वो मैं क्लियर कराऊँ, और इसके लिए मैं डेली 2 लेक्चर अपलोड ज़रूर करूँगा जो कि रिलेटेड टू ज्योग्राफी सब्जेक्ट होंगे। तो आज का मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी फीडबैक भी ज़रूर देते रहें, जिससे कि आप लोगों के जो सुझाव हैं वो हमारे तक पहुँचते रहें। चलिए, सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ वो बात करता हूँ कि सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है या कह सकते हैं आप जियोग्राफी। सबसे पहले हम जो पहला क्वेश्चन हम करेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जियोग्राफी सबसे पहले जो नाम लिया जाएगा वो कहा जाएगा एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज का जो संबंध था वो था यूनान से। इन्होंने सबसे पहली बार व्यवस्थित भूगोल का अध्ययन शुरू किया था। मीन्स सिस्टमेटिक ढंग से ज्योग्राफी की स्टडी करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एराटोस्थेनीज को। हालांकि अगर हम बात करें कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थेनीज। अगर कहें कि मॉडर्न ज्योग्राफी के लिए मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर कौन है? बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने पुट किए जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो इस चीज के लिए आप जो आंसर देंगे वो देंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं कि ज्योग्राफी है क्या? जियो प्लस ग्राफी। जियो वर्ड का जो सीधा संबंध है वो पृथ्वी से है, और पृथ्वी एक ग्रह है। और ग्राफी जो होता है, ग्राफी रिलेटेड टू स्टडी। तो इसमें ज्योग्राफी जो शब्द हो गया, ज्योग्राफी शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम पूरे का पूरा पृथ्वी, उसके आसपास जो भी संरचनाएं पाई जाती हैं उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो कंप्लीट लेक्चर रहेगा यूनिवर्स। और यूनिवर्स में हम यूनिवर्स से बना कैसे है, अलग अलग जो खगोल शास्त्री हमारे रहे हैं उन लोगों ने क्या क्या मत दिए हैं, इसके अलावा हमारे जो सौरमंडल है, इसके अलावा सौरमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह वगैरह के बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपका टॉपिक ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो मैं जो सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा वो रहेगी कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड के जन्म के लिए अलग अलग जो भी हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, और उन थ्योरीज में अलग अलग थ्योरी जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी की थ्योरी भी है, स्टेडी स्टेट भी थ्योरी है, और बिग बैंग थ्योरी भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ब्रह्मांड के जन्म के लिए जो प्रसिद्ध सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? तो आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो दी थी वो एफ.जे. लेम्तेरे ने दी थी। एफ.जे. लेम्तेरे के अनुसार जो घटना हुई थी वो घटना क्या थी कि ब्रह्मांड जो है वो गैसों का गोला था। ये गैसें जो कि गैसों के गोले के रूप में ब्रह्मांड था, इस गैसों के गोले को जो शब्द दिया जाता है वो दिया जाता है निहारिका। पॉइंट
क्लियर रखेंगे कि एबीजे लेम्तेरे के अनुसार बिग बैंग थ्योरी आई थी और इसमें ब्रह्मांड गैसों के गोले के रूप में था और इन गैसों के गोले में जो मुख्य जो गैस थी वो थी हाइड्रोजन। और अलग अलग गैसों का ये गोला निहारिका कहलाता था। इन गैसों की आपस में कुछ क्रियाएं हुई और उन गैसों की क्रियाओं के कारण से गैसों के इस गोले में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के कारण से जो गैसों का गोला था वो ब्रह्मांड के सर्पिलाकार सिचुएशन में फैलना शुरू हो गया, स्पाइरल होना शुरू हो गया और सर्पिलाकार आकार इसने ले लिया। और इस सर्पिलाकार आकार में अलग अलग तरीके की जो विस्फोट के बाद आकृति जो होगी सर्पिलाकार होगी और सर्पिलाकार आकृति में अलग अलग प्रकार की आकाश गंगाएं बन गई। अब जो क्वेश्चन आता है वो आकाश गंगा क्या होता है? गैलेक्सी। आकाश गंगा क्या है? गैलेक्सी है। और आकाश गंगा चीज क्या है? तो आकाश गंगा के लिए हम चीज जो बोलेंगे वो हम बोलते हैं कि बहुत सारे सौरमंडल का समूह। आकाश गंगा में कई सारे सौरमंडल होते हैं। और अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि हमारी जो आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी या कह सकते हो दुग्ध मेखला, या आप इस दुग्ध मेखला का एक अन्य नाम भी दे सकते हैं। वो नाम रहेगा दोस्तों मिल्की वे। इन तीनों नाम को आप ध्यान करेंगे कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। और अब इसके साथ साथ जो चीज है हमारी आकाशगंगा का आकार क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। इसके बाद हमारी आकाशगंगा के सबसे जो निकट की आकाशगंगा है या इस आकाशगंगा में सबसे निकट का जो हमारा तारा है वो तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में मंदाकिनी के जो निकटतम तारा माना जाता है वो माना जाता है अल्फा सेंचुरी। जो सबसे चमकीला जो तारा है इस आकाशगंगा का वो रहेगा अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी के लिए आप पक्का कर लेंगे क्वेश्चन को कि सबसे चमकीला तारा। और अभी तक हमने जो चीज देखी है वो क्या है कि ब्रह्मांड का जो जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी पर हुआ। बिग बैंग थ्योरी एबजे लेम्तेरे ने दी थी। एबजे लेम्तेरे बेल्जियम के निवासी थे और इस थ्योरी को सबसे ज्यादा वैलिड किया गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड गैसों का एक गोला था जिसमें हाइड्रोजन गैस मुख्य थी और इसमें गोले में विस्फोट होने के बाद उस विस्फोट के आधार पर जो है अलग अलग आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया और हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। और इसमें सबसे चमकीला जो तारा है वो तारे का नाम है अल्फा सेंचुरी। अब अगर हम बात करें कि हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में जो हमारी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमने पढ़नी है वो पढ़नी है ये चीज सौरमंडल, सोलर सिस्टम, क्योंकि यहाँ से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आने शुरू होते हैं। और अगर आपने सोलर सिस्टम को अच्छे से क्लियर कर लिया तो सोलर सिस्टम के बाद आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें मैं आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा कि जो आपको दुखी करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सौरमंडल है क्या? सौरमंडल को मैं इज इक्वल टू करता हूँ कि सौरमंडल सूर्य प्लस अलग अलग ग्रह प्लस अलग अलग उपग्रह, इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के क्षुद्र ग्रह, अन्य तारे, इसके सब इन सब के अलावा धूमकेतु आदि, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और हमारे सौरमंडल का जो सेंटर पॉइंट है, हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है वो केंद्र रहेगा सूर्य। तो सबसे पहले मैं जो आपको एक मॉडल बना लेता हूँ और उस मॉडल से हम पूरे के पूरे ब्रह्मांड को सौरमंडल को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो सौरमंडल है उस सौरमंडल का जो केंद्र है वो रहेगा सूर्य और प्लस में इसके 8 ग्रह हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। पहले जो ग्रह होते थे, ग्रह की संख्या होती थी 9, लेकिन बाद में वर्ष 2006 में इस चीज को बदल दिया गया और
जो लास्ट हमारा ग्रह होता था यम या प्लूटो ग्रह को हटाकर उसकी जो है गिनती क्षुद्र ग्रहों में कर दी गई, और अब जो ग्रह की संख्या वो ग्रह की संख्या 8 है। लेकिन मैं यहाँ पर जो पैटर्न बनाऊंगा उसमें मैं 9 ही ग्रह बनाऊंगा, और 9 ग्रह में हम लास्ट वाले यम या प्लूटो ग्रह को अलग से बिल्कुल डिटेल से अलग चीज़ों के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ गया सूर्य। उसके बाद सूर्य के बाद हमारे पास पहला जो ग्रह आएगा वो आएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद दूसरा जो हमारे पास ग्रह आएगा शुक्र। उसके बाद तीसरा जो ग्रह पृथ्वी। चौथा ग्रह जो बोला जाता है वो बोला जाता है मंगल। पांचवा ग्रह जो रहेगा आपका बृहस्पति। छठा जो ग्रह रहेगा वो रहेगा शनि। सातवां ग्रह रहेगा अरुण, जिसको आप यूरेनस भी बोल सकते हैं। आठवां ग्रह रहेगा आपका वरुण, जिसको आप नेपच्यून भी बोल सकते हो। और लास्ट में जो आएगा वो रहेगा यम या प्लूटो। लेकिन ये अब ग्रह नहीं है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में यम या प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त हो चुका है। चलिए अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ सूर्य के बारे में। तो सूर्य के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हम स्टडी करते हैं वो रहेगा सौर मंडल का केंद्र, या कह सकते हो सेंटर पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल का केंद्र होता है भाई सूर्य। सूर्य की जो सतह का तापमान है वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का तापमान मापने के लिए हमारे को ज़रूरत होती है पायरोमीटर की, और पायरोमीटर में क्या भरा जाता है? पायरोमीटर में भरा जाता है जी एल्कोहल। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसका जो सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इतने अधिक तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है पायरोमीटर। पायरोमीटर में एल्कोहल भरा हुआ होता है। अब इसके बाद सूर्य हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस से मिलकर बना है, और हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संलयन से सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश सभी ग्रहों को रोशन करता है। तो सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की जो गति है वो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और प्रकाश सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड हैं उनको हम नाम देते हैं ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाली चीज़ों को हम कहते हैं उपग्रह। लेकिन सूर्य भी ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सूर्य ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगाता है उस समय को हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मांड वर्ष जो होता है वो लगभग 25,000 करोड़ वर्षों के समान, हमारे सामान्य 25,000 करोड़ वर्षों के समान होता है। अब सूर्य का और पृथ्वी का जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको बड़ा आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश चलता है, और 8 मिनट 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड का मतलब है लगभग 500 सेकंड, और 500 सेकंड को अगर आप 3 लाख किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी जो होती है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी लगभग आती है। अगर एक्यूरेट आंसर देखेंगे तो 14 करोड़ और 84 लाख किलोमीटर दूरी सूर्य और पृथ्वी के मध्य पाई जाती है। चलिए जी, अब सूर्य से रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का केवल 1% भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। शेष ऊर्जा जो होती है वो वायुमंडल में और जो भी निर्वात का क्षेत्र है उसमें विलुप्त
हो जाती है। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है और सारी की सारी ऊर्जाओं का आधार भी सौर ऊर्जा को ही माना गया। अब सूर्य की एक सतह होती है, सूर्य के चारों ओर जो किनारे बने होते हैं, सूर्य के चारों ओर बने हुए किनारों को कोरोना कहा जाता है। अभी ध्यान रखेंगे कि एट प्रेजेंट कोरोना एक बीमारी भी है, लेकिन कोरोना सूर्य की सतह के चारों कोने मीन्स अगर आप देखें कि जो तवा होता है, तवे के चारों कोनों के तरीके से साइड वाले, उसको हम किस रूप में परिभाषित करेंगे, कोरोना के तरीके परिभाषित करेंगे। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले ग्रह पर। तो सबसे पहला ग्रह जो हमारा है वो हमारा ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह के लिए सबसे पहली जो चीज आती है कि ये सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद दूसरी चीज जो आएगी, ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश के कारण सबसे गर्म, सूर्य के प्रकाश के कारण सबसे गर्म, ये चीज को बड़ा ध्यान देंगे आप। इसके अलावा बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट कोई नहीं है। इसके बाद बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, सबसे कम समय में परिक्रमण, और ये लगभग जो समय होता है ये 84 दिन का होता है। जो पृथ्वी के 84 दिन है उसके लगभग ये समय होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है बुध ग्रह से, वो क्वेश्चन आ रहा है आजकल तापांतर ग्रह। बुध ग्रह का दिन और रात्रि का तापमान, दिन और रात के तापमान में लगभग 540 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आता है, क्योंकि बुध ग्रह के दिन बहुत अधिक गर्म और बुध ग्रह के जो रात्रि होती हैं वो बहुत अधिक ठंडी होते हैं। दिन का तापमान लगभग 340 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और रात्रि का जो तापमान है वो लगभग -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो उनको अगर हम टोटल देखते हैं तो दो डिफरेंस जो बनता है वो लगभग 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसके कारण से इसको तापांतर ग्रह भी कहा जाता है। जब कोई भी उपग्रह नहीं है तो यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा और बुध ग्रह पर जीवन भी नहीं है, तो इसके कारण से आगे की चीजें यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती। अब इस चीज को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब आते हैं किस पर, शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह के लिए सबसे पहली जो चीज, इसकी आकार आकृति पृथ्वी के समान है तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, ये अपने आप सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह का लगभग 97% पार्ट CO2 से बना हुआ है। इसके कारण से स्वयं के ताप से सबसे गर्म ग्रह, अपने तापमान के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह का जो एक दिन होता है वो लगभग पृथ्वी के एक दिन के ही समान होता है, अर्थात शुक्र और पृथ्वी का परिभ्रमण लगभग एक समान है। शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल उसके परिभ्रमण से कम है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देंगे कि शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल अपने ही परिभ्रमण काल से कम है। यहाँ पर जो दिन रात होते हैं वो बड़े होते हैं और जो वर्ष होते हैं वो यहाँ पर छोटे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे ग्रह की, इस तीसरे ग्रह का जो नाम रहेगा वो रहेगा पृथ्वी। पृथ्वी
हमारा स्वयं का ग्रह है और इसको हम जो ग्रह बोलते हैं वो जीवंत या जीवित ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रह पूरे सौरमंडल में जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी को विचित्र ग्रह भी बोला जाता है, अनोखा ग्रह भी बोल सकते हो आप। इसके अलावा पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, तो अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेती है और अपनी दूरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। जब ये अपनी राउंड घूमती है, अपने आप जो है अपने आप की रोटेशन करती है, तो उस समय पर दिन और रात का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं परिभ्रमण। और जब ये सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। और परिक्रमण से बनने वाली जो चीज़ है वो ऋतुएं हैं, और परिभ्रमण से बनने वाली चीज़ें जो रहेंगी वो रहेंगी दिन और रात। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इस चीज को आप बड़ा ध्यान देंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा के बारे में हम अलग से बात करेंगे, वो अलग से ही हमारा एक पूरे का पूरा टॉपिक रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये सारी क्रियाएं, चंद्रमा को हम एक पूरे का पूरा चैप्टर ही अलग बना के पढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी से रिलेटेड और चीजों की। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण से ये अपनी कक्षा से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसे झुकाव के कारण से पृथ्वी पर दिन और रात और ज्वार भाटे आदि जो क्रियाएं हैं वो आती हैं। अब पृथ्वी पर एकमात्र जो घटना है वो है कि जीवन केवल इसी ग्रह पर पाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी से अगला जो ग्रह है वो आता है मंगल। मंगल ग्रह रंग में लाल है, क्योंकि यहाँ पर लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है इसकी मृदा में, तो इसके कारण से इसका रंग लाल दिखाई देता है, तो ये लाल ग्रह होगा। इसके अलावा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम रहेगा डीमोस। फोबोस और डीमोस दोनों की जो खोज की थी वो की थी एफएस हॉल ने। ये ध्यान रखेंगे, एफएस हॉल ने फोबोस और डीमोस दोनों की जो है खोज की थी। मंगल ग्रह पर ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया, हमारे जो सौरमंडल है उसका सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया है। और निकस ओलंपिया की जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से 2.5 से 3 गुना है। ये चीज ध्यान रखेंगे, निकस ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2.5 से 3 गुना है। अब अगर हम बात करें कि मंगल ग्रह किस तरीके से चक्र लगाता है, तो मंगल ग्रह जो चक्र पूरे करता है सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं वो इसके रंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह जो होता है इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण से इसकी मिट्टी जो है लाल रंग की दिखाई देती है, और इसके कारण से हम इसको क्या नाम देंगे, लाल ग्रह। अब मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए अभियान चलाए गए, जीवन की खोज के लिए अभियान चलाए गए, और जीवन की खोज के लिए चलाए गए इस अभियान में भारत भी शामिल है। मंगल ग्रह पर अब तक कुल 4 स्पेस एजेंसीज ऐसी हैं जिनके 4 स्पेस एजेंसी ने जो मंगल ग्रह पर यान भेज चुकी है। सबसे पहला जो यान भेजा गया था वो भेजा गया था अमेरिका की स्पेस एजेंसी द्वारा। दूसरा जो यान भेजा गया था वो भेजा गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। तीसरा जो यान भेजा गया था वो भेजा गया था यूरोपीय संघ के द्वारा, और चौथा जो भेजा गया वो भारत के इसरो के द्वारा, भारत के इसरो के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि इसरो ने अपने पहले ही प्रयास में और सबसे कम खर्च में मंगल ग्रह पर यान उतारा। इसके बाद अब हम अगर बात करें तो बुध ग्रह,
शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, इन चारों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये अंदर के ग्रह हैं, इनके कारण से इनको आंतरिक ग्रह या परंपरागत ग्रह या छोटे ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इन चारों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि मंगल ग्रह, और यहाँ तक का मैं क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मंगल ग्रह तक के जो हमारे 4 ग्रह थे उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह जो रहेंगे वो रहेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और ये जो 4 ग्रह हमारे रह जाएंगे वो 4 ग्रह हमारे रहेंगे बाह्य ग्रह। अब मंगल ग्रह से लेके शुक्र ग्रह के बृहस्पति ग्रह के मध्य, मंगल से बृहस्पति ग्रह के मध्य छोटे छोटे आकाशीय पिंडों की एक पट्टी पाई जाती है। उस पट्टी को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। और क्षुद्र ग्रह पट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किन किन जो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टी का पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति। अब ये जो 4 ग्रह हमारे बच जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह बोला जाता है। और इन ग्रह में ज़्यादातर ग्रह वो हैं जिनमें वायु अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में 5 से 6 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह, हमारे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद सबसे अधिक उपग्रह, इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह के बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इसकी जो उपग्रहों की संख्या है वो 68 है। बृहस्पति ग्रह अगर हम अंतरिक्ष में जाकर देखते हैं, अंतरिक्ष से नंगी आंखों से दिखने वाला अंतिम ग्रह, ये अंतरिक्ष में जो है जाने के बाद नंगी आंखों से दिखाई देने वाला लास्ट ग्रह 12 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर देता है। सबसे कम परिभ्रमण काल, जितने भी उपग्रह हैं उन सब में सबसे कम समय में ये अपनी दूरी पर घूम जाता है। और इसके बाद सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह, इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। इसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के बारे में बात करें तो उपग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो आंसर आ जाएगा आपका गैनीमेड। और गैनीमेड बृहस्पति का ही नहीं हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो इस तरीके से बृहस्पति के क्वेश्चन जो बन गए वो क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला है, 68 उपग्रह हैं, नंगी आंखों से दिखाई देने वाला अंतिम ग्रह है, 12 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, सबसे कम समय में लगभग 9.7 आवर्स में, केवल 9.7 घंटे में ये अपनी दूरी पर घूम जाता है। सबसे अधिक एस्केप वेलोसिटी जो है वो बृहस्पति ग्रह की है। सबसे ज्यादा उपग्रह और सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका वो है गैनीमेड, जो हमारे ब्रह्मांड का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। अब बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, उसके कारण से इसको देवताओं का गुरु भी माना जाता है। और बृहस्पति ग्रह का जो रंग है वो रंग पीला माना जाता है, तो इसके कारण से इसको कहेंगे पीला ग्रह। बृहस्पति ग्रह पर जो अधिकता पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गैस की मात्रा यहाँ पर अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे बृहस्पति ग्रह से रहेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले ग्रह पर। अगला जो हमारा ग्रह रहेगा वो रहेगा शनि। अब शनि ग्रह को अगर हम देखें तो शनि ग्रह के चारों ओर गैस के छल्ले बने हुए हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप दोबारा से दिमाग में फिट कर लीजिए कि शनि ग्रह के चारों ओर गैस के
वायु के छल्ले बने हुए हैं और उन वायु के छल्लों में ज़्यादातर जो पाई जाती है वो पाई जाती है मीथेन गैस। अब यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आ जाएंगे आपके। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके अलावा दूसरे सर्वाधिक उपग्रह जो हैं वो भी शनि के ही हैं। इसके अलावा इसको आप छल्लों वाला, वल्य वाला या कह सकते हो रिंग वाला, इसके चारों रिंग्स हैं, रिंग वाला ग्रह भी कह सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स हैं उनकी संख्या 10 है, लेकिन केवल 5 रिंग ही दिखाई देते हैं। और शनि ग्रह लगभग 30 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। शनि ग्रह का जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा है और शनि ग्रह घनत्व की दृष्टि से शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है। यदि हम एक बहुत बड़े समुद्र में शनि ग्रह को डुबोना चाहें तो शनि ग्रह डूबेगा नहीं, वो पानी पर तैरेगा, क्योंकि उसमें पाई जाने वाली जो गैसें हैं वो गैसें हल्की प्रकृति की गैस है। तो शनि ग्रह से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे कि मीथेन गैस का सबसे बड़ा योगदान है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके दूसरे सर्वाधिक उपग्रह हैं, चारों ओर रिंग्स बने हुए हैं, छल्ले बने हुए या बल्ले बने हुए, जिनकी कुल संख्या है 10 और दिखाई देने वाले जो हैं उनकी संख्या 5। लगभग 30 साल में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और अगर इसको हम देखें आयतन के दृष्टि से देखें तो ये सबसे हल्के ग्रह में काउंट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है अरुण। अरुण ग्रह को आप हरा ग्रह भी कहते हैं। अरुण और वरुण दोनों का ही रंग हरा है, लेकिन जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है केवल अरुण ग्रह को, हरे रंग का ग्रह। हालांकि अरुण ग्रह के चारों ओर भी छल्ले बने हुए हैं और इसके चारों ओर जो रिंग्स बने हुए हैं वो रिंग्स धुंधले हैं, इसके कारण से स्पष्ट रिंग इसके दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर हम अरुण ग्रह के बारे में बात करें तो अरुण ग्रह की जो खोज हुई थी वो अरुण ग्रह के अगर बारे में बात की जाए तो लगभग 84 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अरुण ग्रह में ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो है मीथेन, उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं गैसों से मिलकर भी अरुण ग्रह बना हुआ है। ये भी हल्का ग्रह है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी पर होने के कारण से ये ठंडी प्रकृति का है। तो ठंडे ग्रहों में काउंट होंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों ग्रह जो हैं वो ठंडे ग्रह में काउंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वरुण ग्रह से रिलेटेड। वरुण ग्रह की अगर बात की जाए तो वरुण ग्रह ब्रह्मांड का वर्तमान समय सबसे अंतिम ग्रह है, सबसे लास्ट वाला ग्रह है। और वरुण ग्रह में अगर हम बात करें तो वरुण ग्रह एट प्रेजेंट सबसे दूर है, अंतिम या कह सकते हो सबसे दूर। और वरुण ग्रह अगर अपनी धुरी पर घूमने का कार्य करता है तो लगभग 128 वर्षों में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर पाता है। लेकिन जब ये अपनी धुरी पर घूमता है तो लगभग 16 घंटे में ही ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। इस ग्रह पर जो गैस है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम जो गैसेज हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो वरुण ग्रह ब्रह्मांड का सबसे अंतिम ग्रह हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे आंतरिक ग्रह की संख्या हो गई 4 और बाह्य ग्रह की संख्या भी हो गई 4। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो यम या प्लूटो के बारे में करेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे बाह्य ग्रह, ये हो जाएंगे आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात कर लेते हैं यम या प्लूटो की। यम या प्लूटो इस ग्रह का दर्जा वर्ष 2006 में इसको क्षुद्र ग्रह बना दिया गया। ग्रह का दर्जा इसका रद्द कर दिया गया क्योंकि यम या प्लूटो नेपच्यून या वरुण
की जो परिक्रमा पथ है उसको काटता था। इसके कारण से इसका ग्रह का दर्जा रद्द कर दिया है। इसके अलावा इसका आकार भी बहुत छोटा था। इसके लिए जो प्राग, जो चेकोस्लोवाकिया में देश है, प्राग नामक जगह पर अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की बैठक हुई थी और इस बैठक में 13 अगस्त 2006 को ये डिसीजन लिया गया कि अब यम या प्लूटो ग्रह का दर्जा रद्द कर दिया गया और इस ग्रह को क्षुद्र ग्रह बना दिया गया और इस तरीके से यम या प्लूटो का नया नाम 134340 रख दिया गया है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि यम या प्लूटो वर्तमान में ग्रह नहीं है और उसको ग्रह का दर्जा रद्द होने का जो मुख्य कारण था नेपच्यून की परिक्रमा पथ को काटना। इसे कुछ जो है इसका एक पुराना नाम और भी था और वो नाम था कुबेर। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी क्या है, किस तरीके से पृथ्वी जो है स्थल मंडल और जल मंडल में बटी हुई है और अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके साथ साथ हम एक जो लेक्चर रहेगा हमारा पूरा चंद्रमा पर भी रहेगा। आज का लेक्चर कैसा रहा इसके बारे में जो है हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।